दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह के लिए और यूं कहें कि मौजूदा दौर में एनडीए के लिए सबसे बड़ी परीक्षा 2025 में कौन सी है? स्वाभाविक है, आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप की भूमिका हो या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हो, सामरिक मोर्चे की परिस्थितियां हो, वो सारी चुनौतियां एक तरफ, लेकिन लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील करने वाली मानसिकता के लिए यदि उसी की परिभाषा के मुताबिक परिस्थितियों को देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती बिहार का चुनाव बनकर सामने आया है। 2025 में दो ही चुनाव होते हैं और एक चुनाव दिल्ली का हो चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सत्ता की जगह अपनी सत्ता कायम की। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो हसरत रही है, जनसंघ के जमाने से हसरत रही है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कायम कर पाए, क्या इस बार यहां वो कामयाब हो पाएगी? दरअसल बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। वो न तो कमंडल की और चुनावी हिंदुत्व की राजनीति को बहुत प्रश्रय देने की स्थिति में है और न ही लाभार्थी चेतना की राजनीति को उस तरह से उसके भगवाकरण की परिस्थितियों की तरफ ले जाती है जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। तो आखिर बिहार जा किधर रहा है? ये सवाल बिहार से लेकर दिल्ली तक, लुटियंस दिल्ली के गलियारों तक कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के चुनाव में यदि पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो एनडीए या महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों को 37-37% वोट मिले थे। महज 12,000 वोटों का अंतर दोनों गठबंधन के बीच में था और ये 12,000 वोटों का अंतर 15 सीटों का अंतर पैदा कर गया। लेकिन क्या ये 12,000 वोटों का अंतर चिराग पासवान की पार्टी के चिराग मॉडल के द्वारा टारगेटेड तरीके से 5.5% वोट लाकर जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की वजह से नहीं आया था? तो वो साल दूसरा था, वो 2020 का साल था। तब नीतीश कुमार की परिस्थितियां अलग थी। तब नरेंद्र मोदी भी पूर्ण बहुमत की सत्ता दिल्ली में चला रहे थे। तब प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर बीच में नहीं आए थे और तब लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, किसी दल को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं था। लेकिन आज के हालात में आजाद भारत का सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस विपक्ष के रूप में मौजूद है, सबसे ताकतवर विपक्ष जिसे जनता ने 234 सीटें देकर संसद में भेजा है और वो विपक्ष तमाम तरह के अंतर्विरोधों के बावजूद, स्थानीय राजनीतिक परिदृश्यों के बावजूद दिल्ली में एकजुट बना हुआ है और दिल्ली की एकजुटता बिहार की परिस्थितियां भी नए सिरे से निर्मित कर रही है। तब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी होगी या नीतीश कुमार सत्ता में नहीं आएंगे? अब इस सवाल को कई स्तरों पर देखे जाने की जरूरत है कि आखिर बिहार के वोटर्स की परिस्थितियां क्या है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह पहला विधानसभा चुनाव बिहार का है जिसमें जाति जनगणना के बाद, कास्ट सर्वे के बाद बिहार का चुनाव हो रहा है। कास्ट सर्वे के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, बीजेपी की 1/3 सीटें गई तो एनडीए को 1/4 सीटें गंवानी पड़ी। अब उससे छोटा चुनाव हो रहा है। 40 लोकसभा सीटों पर जब 1/4 सीटों का डेंट लग सकता है एनडीए को, तो फिर 243 विधानसभा सीटों पर जहां लोकसभा की तुलना में 1/6 छोटी सीटें हैं, वहां पर कितना बड़ा डेंट लगेगा? इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं घबराती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि बिहार की जातीय राजनीति, बिहार की सामाजिक परिस्थिति, बिहार की एक सामुदायिक आर्थिक चेतना और इन सब के बीच पलायन के मुद्दे को स्थापित करने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर कैसे बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे, कितना बदल पाएंगे और किस तरह से बिहार के जनमत के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका होगी। आज बिहार का की वोटर लिस्ट आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी, जो एसआईआर के बाद आने वाली थी और उसके बाद अगले हफ्ते दिन के भीतर बिहार का चुनाव घोषित हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। 22 नवंबर के पहले बिहार की नई विधानसभा आपके सामने होगी। पूरी पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज यानी लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न करा ली जाएगी। आज की परिस्थिति में क्या जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर रोकना संभव होगा? आज की परिस्थितियों में क्या भारतीय जनता पार्टी का 74 सीटों के साथ आना संभव होगा? और आज की परिस्थितियों में क्या कांग्रेस 19 सीटों पर ही रुक जाएगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों से आगे बढ़ पाएगा? ये तमाम सवाल है और इन सब के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी का स्पेस कितना बनेगा,
इन्हीं सवालों से बिहार की सत्ता तय होनी है। एक बात मैं फिर बता दूं, जिन लोगों को यह भ्रम होगा कि प्रशांत किशोर की वजह से बिहार में खंडित जनादेश आएगा, बिहार में स्पष्ट जनादेश नहीं आएगा, क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी, मैं उस थ्योरी को मानने वालों में से नहीं हूं। बिहार में किसी एक गठबंधन के पक्ष में खुला बहुमत यानी 122 का आंकड़ा जो 243 सदस्यों की विधानसभा में बनता है, वो खुला बहुमत किसी एक गठबंधन के पक्ष में आने जा रहा है। कोई खंडित जनादेश की गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव को प्रभावित करने की भूमिका में है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की सेहत के बारे में जो खबरें हैं वो चुनाव को कितना प्रभावित कर रही हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व जो कास्ट सर्वे यानी जाति गणना के बाद से बिखरा हुआ है, वो किस तरह से बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की रिपेयरिंग उसके बाद हो सकती है। सवाल यह है कि जाति जनगणना के बाद तेजस्वी यादव ने अपने लिए MY समीकरण से आगे कितना स्पेस बनाया। इन सारे सवालों के बीच चर्चा कहां से शुरू करें? चर्चा भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करते हैं। लंबी हसरत है बीजेपी की बिहार में सत्ता बनाने की, अपना मुख्यमंत्री बनाने की। समय समय पर भावनाओं का प्रकटीकरण भी बीजेपी के लोग करते रहते हैं, लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो बिहार की पूरी लीडरशिप को, बीजेपी की पूरी लीडरशिप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चाहे वो डिप्टी सीएम और बीजेपी का चेहरा माने जा रहे हैं सम्राट चौधरी हो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, सब पर इतने संगीन आरोप प्रशांत किशोर ने लगा दिए, जिसके बाद बिहार की जनता के बीच में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ पाएगी, चारा घोटाले के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा पाएगी, ये अब संदेह के दायरे में है। पोलराइजेशन की कोशिशें भी बिहार में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होने वाली। तब भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? एक फोटो आपको मैं दिखाता हूं, जरा ये फोटो देखिए। ये आज की फोटो है। ये भोजपुरी गायक पवन सिंह है, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। दोनों एनडीए में है। पवन सिंह की एनडीए में यानी बीजेपी में वापसी हुई है। पवन सिंह की वजह से चुनाव हारे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब इन दोनों का एक साथ आज फोटो सेशन कराने की नौबत क्यों आई? और आज की दूसरी फोटो देखिए। यह फोटो है पवन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ। आखिर पवन सिंह को बिहार में राजपूतों का चेहरा बनाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है? दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए जनरल कैटेगरी का यानी अपर कास्ट का वोट और वैश्य वोट के उसकी सफलता के लिए उसका एकजुट रहना जरूरी है। राजीव प्रताप रूडी राणा सांगा यात्रा पर निकले हुए हैं। आरके सिंह अलग नाराज है। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूतों का मोमेंटम बनना शुरू हुआ और गुजरात से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, बिहार में उस तरह से नहीं पहुंच पाया। अब जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन के बाद जो धारणा बनी है कि कथित गुजरात लॉबी राजपूत नेतृत्व को निपटाना चाहती है, तो क्या उसके लिए पवन सिंह ही मिले हैं? क्या राजपूत समाज पवन सिंह को नेता के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या फिल्मों में नाचने गाने वाले लोग राजपूत समाज के चेहरे हो सकते हैं? कई सारे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो कर पाएगी इसमें संदेह दिखता है। लेकिन अपनी तरफ से बीजेपी की कोशिशें जारी है। बिहार से एक भी राजपूत केंद्रीय मंत्री नहीं है, एक भी राजपूत को केंद्र में कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। क्या राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो पाएगा? ये सवाल है। और अगर राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी की जगह अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को वरीयता देना शुरू कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा तय है। जाति गणना ने एक चीज स्पष्ट कर दी है बिहार में, और वो यही है कि बिहार में अब अपर कास्ट का मुख्यमंत्री कम से कम मौजूदा परिस्थितियों में बना पाना मुश्किल है। तो उपेंद्र कुशवाहा से मेल मिलाप, उसके बाद अमित शाह से मेल मिलाप, और एक फिल्मी अभिनेता के सहारे एक प्रबुद्ध समाज को कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये वक्त बताएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे सवर्ण समाज की स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे। अब जरा इसके आगे देखने की कोशिश करें कि जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है। एक बात तो तय है कि जनता दल यूनाइटेड की जो दुर्दशा पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी, यानी चिराग मॉडल के बाद जिस तरह से टारगेटेड तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को हराने के लिए
जेडीयू वाली सीटों पर चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चुनाव लड़ा, उसके बाद से कहीं ना कहीं जेडीयू के कोर वोटर के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों को लेकर, उसके एजेंडे को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर संदेह का वातावरण तो जरूर है। अब वो संदेह का वातावरण चुनाव को भी प्रभावित करेगा बीजेपी की सीटों पर, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये सवाल भी घूम रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी किस बुनियाद पर टिकी हुई है। उनकी सेहत के बारे में कमोबेश सबको पता है, लेकिन उनकी पार्टी दरअसल जिस बुनियाद पर टिकी है उसके बारे में दो बातें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। पहली, उनकी पार्टी का कोर वोट बहुत छोटा है, इसे कोर वोट कहते हैं। ज्यादातर वोट उनकी पार्टी के पास बतौर कोर वोटर या कोर वोटर जैसा व्यवहार करते हुए क्यों टिके हुए हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, गैर यादव पिछड़े वर्ग के बीच में ये धारणा कि लालू यादव की पार्टी या परिवार सत्ता में ना आ जाए, इसको लेकर जो मानसिकता बनी हुई है, उसके नेचुरल बेनिफिशियरी, स्वाभाविक लाभार्थी नीतीश कुमार है। और दूसरा, 50% वोट तो नीतीश कुमार के पास यही है जो आरजेडी को नहीं चाहता है, और तकरीबन 25% वोट नीतीश कुमार के पास ऐसा है जो न राजद को चाहता है न ही भाजपा को चाहता है। उसे लगता है कि नीतीशे ठीक है, नीतीश कुमार ही इन दोनों से बेहतर है, वो नीतीश कुमार के साथ वोट करता है। बाकी बचा 25% वोट, वो नीतीश कुमार का कोर वोटर उसे आप कह सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में संतुलन साधते हुए नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में फिलहाल सत्ता के सहारे सरवाइव कर रही है। उसे विकल्प नहीं दिख रहा है, उनके वोटर को विकल्प नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में पिछले एक हफ्ते के दरमियान जो चीजें हुई है, जिस तरह की लाभार्थी चेतना, हर विधानसभा सीट पर औसतन 31,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की कोशिश हुई है, तो क्या यह कैश फॉर वोट जैसी स्कीम जेडीयू के पक्ष में काम कर पाएगी? मैंने बिहार में कई जानकार लोगों से संपर्क किया कि यह स्कीम है क्या जो महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर दी जा रही है। तो स्थानीय लोगों ने बड़ी रोचक जानकारी साझा की। लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से ये पैसे दिए गए हैं, 10-10 हजार रुपए, ये गरीब परिवारों में बहुत बड़ी रकम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए महिलाओं के लिए बड़ी रकम है, ओपिनियन मेकिंग के लिए एक बड़ी रकम है। और ये बड़ी रकम क्यों है और कैसे दी गई है, तो पता चला कि शहरी सीटें जहां बीजेपी चुनाव लड़ती है वहां उतनी बड़ी संख्या में पैसे नहीं दिए गए, लेकिन ग्रामीण सीटों पर जहां जेडीयू अपनी लगभग सारी सीटें चुनाव लड़ती है, वहां एक विधानसभा में 40-40 हजार महिलाओं को या उससे भी ज्यादा महिलाओं को ये 10-10 हजार रुपए दिए गए। जरा सोचिए, घर में, हर घर में या कम से कम 40,000 परिवारों में एक असेंबली में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये पैसे ज्यादातर अति पिछड़ा और महादलित समुदाय में, खासकर अति पिछड़ा समुदाय में गए हैं, पसमानदा समुदाय में गए, कुछ महादलित में भी गए हैं। उसके बाद एक दूसरी स्कीम भी कल परसों से देख रहा हूं, वो स्कीम है फिशरमैन कम्युनिटी, मछुआरा समुदाय को लोन के लिए, और उस लोन में से 90% अनुदान होगा। बिहार में मछुआरा समुदाय की राजनीति मुकेश सहनी करते हैं, फिशरमैन कम्युनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, मल्लाह समाज, सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं। मुकेश सहनी का वोट मोटे तौर पर माना जाता था कि एनडीए का वोट है, वो एनडीए के साथ रहते हैं तो उनके समुदाय के लोग बड़े खुश होते हैं, एनडीए के विरोध में होते हैं तो 30-40% से ज्यादा अपने समुदाय का वोट वो अपने गठबंधन के लिए यानी एनडीए विरोधी गठबंधन के लिए ट्रांसफर नहीं करा पाते। अब उन 30-40% वोट जो मुकेश सहनी के नाम के साथ कहीं भी मूव कर जाते हैं, सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार ने उस पर अपनी नजर गड़ा दी है? क्योंकि जरा सोचिए, किसी परिवार में यदि नाव और नेट, नाव और मछली पकड़ने वाला जाल खरीदने के लिए मान लीजिए 20,000 रुपए दिए जाते हैं और 20,000 रुपए में 90% यानी 18,000 रुपए अनुदान है जो उसे लौटाने नहीं है, सिर्फ 2,000 रुपए लौटाने हैं, मुझे नहीं पता कितनी रकम दी जाएगी, लेकिन यदि 90% अनुदान के तौर पर है और सिर्फ 10% सरकार को वापस करना है, तो ये एक बहुत बड़ी लाभार्थी चेतना खड़ी करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक इस चुनाव के लिए तो बना देने के लिए एक कोशिश जरूर है। कामयाबी कितनी मिलेगी इसमें एनडीए या नीतीश कुमार को, ये चुनाव बताएगा, वक्त बताएगा। तो अति पिछड़ा जमात के बीच जो स्थिति है, उस जमात में कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से एक बड़ी कोशिश की है। वो 24% के करीब जो हिंदू अति पिछड़ा है वो भी है, और 12.5% के करीब जो मुस्लिम अति पिछड़ा है वो भी है। कहां से कितना वोट वो हासिल कर पाएंगे ये चुनावी समीकरण और वक्त तय करेगा, लेकिन अपनी तरफ से एक चाल तो जरूर चली गई। वहीं जेडीयू अपने वोटों को एकजुट करते हुए कोशिश करती तो दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के वोटों में डेंट एक तरफ से जातीय चेतना से लग रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की मौजूदगी से भी लग रहा है। प्रशांत किशोर बिहार की अर्बन सीटों पे बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावी है। मतलब 15-20 हजार वोट लाने की स्थिति में वहां वो है, और वैसी लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या प्रशांत किशोर वहां पर उसी आक्रामकता का प्रदर्शन चुनाव में भी, समीकरणों की राजनीति में भी कर पाएंगे जैसा प्रदर्शन वो बिहार बीजेपी की पूरी स्टेट लीडरशिप के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर कर रहे हैं? जेडीयू में तो प्रशांत किशोर ने एक ही नेता को निशाना बनाया, अशोक चौधरी, और उन नेता को निशाना बनाया जिनके बारे में खबर है कि नीतीश कुमार उनसे नाखुश रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी संभवी चौधरी उस पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंची जिस पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी की सब दुर्दशा पिछले विधानसभा चुनाव में करा दी, यानी चिराग पासवान की पार्टी। तो एक सवाल बना हुआ है कि क्या अशोक चौधरी को निशाने पर लेकर और जेडीयू के बाकी नेताओं को प्रशांत किशोर क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन प्रशांत किशोर के पलायन के मुद्दे का असर तो है, खासकर अपर कास्ट और अपर ओबीसी के बीच उनका असर है। कितना है, कितना वोटों में तब्दील होगा, ये समय और समीकरण बताएंगे। लेकिन जरा इससे आगे राष्ट्रीय जनता दल को भी देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ 90 से 2005 के बीच के उस दरमियान जो जनता दल या राजद की सरकार थी, वो कालखंड उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तेजस्वी यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव की कोशिशें बड़ी ईमानदार है, इससे हमें इनकार नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव की कोशिशें कितनी उनके लिए कारगर साबित होती है, ये बड़ा सवाल है। एम वाई समीकरण में वाई तो पूरी तरह उनके साथ है, 14% वोट उनके साथ पूरी तरह से दिख रहे हैं। एम के भी तकरीबन 80% वोट उनके साथ दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे वोट उनके साथ कितने जुड़ते हैं यही उनकी चुनावी सफलता को तय करेगा। दूसरी बात, ब्रांड राजेश राम खड़ा करने में तेजस्वी यादव का कितना इंटरेस्ट है। जी हां, बिहार की जाति जनगणना ने यह साफ कर दिया कि बहुसंख्यक समाज के बीच यादव के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो राजेश राम के समुदाय का रविदास वोट बैंक है। रविदास वोट बैंक के बीच राजेश राम को ब्रांड की तरह खड़ा करने की कोशिश यदि इस चुनाव में तेजस्वी यादव करते, उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए आरजेडी यदि तैयार हो जाती है, तो कहीं ना कहीं महादलित समुदाय के बीच जनता दल यूनाइटेड की जो पकड़ है वो कमजोर होगी, और जब वो पकड़ कमजोर होगी तो फायदा तेजस्वी यादव को होगा। लेकिन क्या ये हो रहा है? खबरें तो इसके ठीक उलट आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अंदर खाने राजेश राम की विधानसभा सीट कुटुंबा में उनका कथित विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रोटेक्टिव राजनीति क्यों करती है? और इस प्रोटेक्टिव राजनीति का असर आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में 2019 में कन्हैया कुमार को लेकर, कि कन्हैया कुमार को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं थी। 2024 में पप्पू यादव को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं थी। और अब देखा जा रहा है कि राजेश राम को लेकर भी एक धारणा बनाई जा रही है कि राजेश राम को यदि आज मौका दिया गया तो भविष्य में एक बार अगर दलितों के बीच कांग्रेस की पैठ बन गई तो भविष्य में अल्पसंख्यक और सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के लोग भाजपा से और अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं। क्या इस आशंका में तेजस्वी यादव सामने थाली में परोसी गई सत्ता को दूर करने के लिए तैयार है? बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गांठें कहां तक सुलझी और कितनी अभी भी उलझी हुई है, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। और इसी के साथ ये तय होना है कि राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण से आगे अपने गठबंधन को कितना आगे ले जा पाता है। जब तक राष्ट्रीय जनता दल एमवाई से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक एनडीए को चुनाव हराना मुश्किल है। जब तक नीतीश कुमार की परिस्थितियां उनके अनुकूल होती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता में आना संभव नहीं है। और जब तक प्रशांत किशोर जेडीयू वाली सीटों पर जेडीयू का वोट काटने में, अति पिछड़ा, महादलित और पसमानदा में जो थोड़े बहुत नीतीश कुमार को मिलते हैं, उस वोटों को काटने में प्रशांत किशोर जेडीयू की सीटों पर कामयाब नहीं होंगे,
तब तक नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में कमजोर करना संभव नहीं है। कई सारे लोग ये देख रहे हैं कि अलग अलग ओपिनियन पोल टीवी चैनलों पे चल रहे हैं कि बिहार में एक हफ्ते किसी और गठबंधन की बढ़त तो अगले हफ्ते किसी और गठबंधन की बढ़त। मतलब दर्शकों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम, चुनाव तक लोगों को, व्यूअर्स को बांधे रखने का पूरा इंतजाम गोदी मीडिया के चैनलों ने अपने सर्वे के द्वारा अपनी तरफ से करने में कहीं कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। लेकिन बिहार की हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत यही है कि एक जातीय वोट बैंक, सामुदायिक वोट बैंक और लाभार्थी चेतना से इतर एक एस्पिरेशनल वोट बैंक भी तैयार हुआ है। आकांक्षी युवा जिन्हें कहते हैं वो भी तैयार हुए हैं, और वो आकांक्षी युवा कहीं ना कहीं किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी मजहब के हो, भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। 18 साल से लेकर 30 साल के बीच का नौजवान, उसमें 18 से 20 वाले के बीच में, 18 से 21 वाले के बीच में कहें, कुछ सेक्शन में, थोड़े छोटे से सेक्शन में चुनावी हिंदुत्व का असर तो है। वो मंदिर मस्जिद गाय गोबर को थोड़ा बहुत उसकी तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्म भरने की स्थिति में सरकारी नौकरियों के लिए 21 साल की उम्र की स्थिति में आता है, उसके बाद से गाय गोबर की जगह रोजगार प्राथमिकता होती है, वैकेंसी प्राथमिकता होती है, नौकरियां प्राथमिकता होती है, और निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में पहुंचना उसकी प्राथमिकता होती है। और उस प्राथमिकता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक बाधक के तौर पर उस आकांक्षी युवा को जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन घूम फिरकर सवाल यही आता है कि उस आकांक्षी युवा के बीच आज की तारीख में अट्रैक्शन, सबसे बड़ा आकर्षण प्रशांत किशोर जरूर है। अब वोटों में कितना तब्दील कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आकर्षण जरूर है। तेजस्वी यादव कितने बड़े आकर्षण है, कितना वोटों में तब्दील कर पाएंगे, ये एक सवाल है। और नीतीश कुमार को 20 साल से देख रहा युवा जो बदलाव की आकांक्षा तो रखता है, और निश्चित तौर पर बदलाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या इस बदलाव के लिए महागठबंधन के मौजूदा स्वरूप के साथ वो जाने को तैयार है? तेजस्वी यादव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कलेवर बदला जाए, नैरेटिव बदला जाए, राजद आएगी तो कुछ अनर्थ हो जाएगा टाइप जो भावना बनी हुई है, उस भावना से लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन क्या बिहार निकल पाएगा? यही वो महीन लाइन है जहां बिहार का चुनाव फंसा हुआ है, और यही वो महीन लाइन है जहां नीतीश कुमार स्वीकार्य है या उनकी स्वीकार्यता का हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है। इसकी सिल्वर लाइनिंग जो दिखाई दे रही है वो इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, ये देखा जाना है। बाकी चुनाव स्थानीय समीकरण पर होंगे, बाकी चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होंगे, लेकिन जाति आधारित राजनीति को मुद्दा आधारित राजनीति की तरफ ले जाने का प्रशांत किशोर का जो प्रयास है, उस प्रयास का फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा, महागठबंधन उठा पाएगा, या एक बार फिर अंत में जाति और समुदाय आधारित राजनीति हावी हो जाएगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। तीनों गठबंधनों की कैंडिडेट लिस्ट, उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाने दीजिए, और तब जनता की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होगा कि बिहार के चुनाव में 42% वोटों तक कौन पहुंचता है। जो 42% वोटों तक पहुंचेगा वो 150 की सीटों की संख्या को पार करेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।